प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करना है सोनोमीटर। तो अपना ऑब्जेक्ट पढ़िए, क्या ऑब्जेक्ट लिखा है? वेरीफाई लॉज है या ऑफ स्ट्रेंथ? तो 3 लॉ होते हैं। फ्रीक्वेंसी is directly proportional to square root of tension. Frequency is inversely proportional to length. और frequency is inversely proportional to square root of linear density. अब density जो है ना वो इस string की है, ये तो आप एग्जाम में बदल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए आपने 2 लॉ प्रूफ किए हुए होंगे, एक लॉ ऑफ टेंशन किया हुआ है जब आप वेट को चेंज किया जाए, लॉ ऑफ लेंथ, और एक आपने लॉ ऑफ लेंथ चेंज किया हुआ है। ठीक, ये आपके पास है वेट हैंगर। आप क्या करें, इसमें से कुछ वेट स्लॉट जो है वो निकाल दीजिए, और ये एक वेट स्लॉट जो है वो 50 ग्राम की, इस पर लिखा हुआ होगा 50 ग्राम की। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त ये 150 ग्राम बना होगा। आप क्या करेंगे, इस तो यहाँ पर ना लाके अच्छी तरह टाई कर देंगे, वरना ये नीचे गिर जाएगा स्लिप होकर। सही, स्ट्रिंग की लेंथ काफी ज्यादा है तो आप काफी ज्यादा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस वेट हैंगर को आप यहाँ पर सस्पेंड करेंगे। तो देखिए ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रेच हुआ नजर आएगा। ये बॉक्स है ना वो हॉलो है, वुडन है। ये बिल्कुल वैसे अगर आप में से कोई गिटार प्ले करता है जो एक्यूस्टिक गिटार होती है, बिल्कुल ऐसी होती है ना, वुडन होती है, और उसके बीच में एक होल होता है, वो होल यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, और जब आप इसको प्लग करेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल वैसी इम्पैक्ट जो है वो देगा भी, है ना, वही वाली फील आती है इसमें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे प्रूव करना है लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। पहला लॉ ये कहता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो अब टेंशन कहां से आएगी, जो वेट सस्पेंडेड है। अगर मैंने 150 ग्राम सस्पेंड किया है तो इट विल बिकम 0.15 kg। जिसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगी वेट, और हमें पता है स्ट्रिंग ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो जो वेट है वही क्या है, टेंशन। अगर मुझे प्रूव करना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, तो मुझे प्रूव करना है F अपॉन अंडर रूट T इज अ कांस्टेंट। अगर F और अंडर रूट T का रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है F और अंडर रूट T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर आप F और अंडर रूट T का ग्राफ बनाइए, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आप यहां पर लाकर एक ब्रिज रखेंगे, यहाँ पर लाकर एक ब्रिज रखेंगे। अच्छा, अभी ब्रिज जो है ना वो इस इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, क्यों, इसमें फिट नहीं बैठ रहा। वैसे अगर ये फिट बैठ भी जाए तो हमें जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि आप पहले तरीका सुन लें। तरीका इसका ये होता है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और इस पीस ऑफ पेपर से एक राइडर बनाएंगे। अच्छा, अब अगर आपने राइडर जो है वो ठीक ठाक बड़ा भारी भरकम बना दिया तो अर्थक्वेक के बगैर तो नहीं गिरता। ठीक है, राइडर आपने जो है वो बड़ा डेलिकेट सा बनाना है, जैसे कि ये। अच्छा, इस राइडर को बच्चे ने इस पे पूरी जो क्रीज बना देता है, और क्रीज बना के जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ भी हो जाए ये गिरेगा नहीं। इसका तरीका ये होता है कि आपने रखना इसको ऐसा है कि इसको देखे भी और ये गिर जाए। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो बस इस तरह रखना होता है। ठीक, आपको दिया जाएगा एक अदर ट्यूनिंग फोर्क। आप ट्यूनिंग फोर्क लेंगे और इसको हिट करेंगे। अब होगा ये कि ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, इसकी वाइब्रेशन से स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करेगा। अच्छा, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा ना तो राइडर क्या करेगा, मूव करेगा। हमें याद है स्टैंडिंग वेव बनती है, लूप बनता है, आपने मेल्स अपरेटस में तो वो नजर भी आता है। ये राइडर गिरेगा कब, जब ये एंटी नोड पे पहुंचेगा। अगर राइडर गिरा तो इसका मतलब है कि जहां पे ब्रिजेस थे उनके बीच में एक क्या बन रही थी, एंटी नोड। तो फिर यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी, L1। L1।
लेंथ ऑफ वन लूप आ जाएगी। इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट स्टॉप में बता दिया है कि ये राइडर जो है ना वो बिल्कुल जमा के नहीं रखना है। और दूसरी बात ये कि अच्छा ही होगा कि आपको इसकी रीडिंग जो है वो याद हो, यानी पहला फैक्टर है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी रीडिंग आपको जो है वो याद हो। वाइब्रेशन फील हुई पेपर में? अब इस ब्रिज को करीब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रिज है ना वो इस पर फिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर ये ब्रिज सही हो ना तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आएगा। अभी ये जो है वो बिल्कुल नहीं, वेट से फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा होना चाहिए, जब सामने से देखेंगे ना तो आपको ये यो नजर आएगा, फिर वायर और फिर ये नीचे जाएगा, यानी इस दोनों की हाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी स्ट्रेचिंग नजर आएगी। फिलहाल ये दोनों ब्रिज क्योंकि इसके हैं नहीं, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, वरना आपको ये राइडर जो है ना ये ग्लाइड होता हुआ नजर आता है। हाँ, गिरेगा नहीं। तो जहां पर आपको ये लगे ना कि ये राइट से लेफ्ट जाते जाते रुक गया, इसका मतलब है बेसिकली अपने कहाँ पहुंच गया, एंटी नोड के ऊपर। बस छोड़ दें, दोनों के दरमियान का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस प्रैक्टिकल में आपको जो चीज प्रूफ करनी है वो आप जो है वो लेंथ के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं। तो लेंथ का तरीका तो बता दिया। आप इसका फॉर्मूला देखा, आपने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, आपने प्रूव ये करना है कि F इंटू एल इज अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की कोई डेफिनेट वैल्यू तो नहीं है, इस कांस्टेंट की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। अगर मैंने पहले वाले का कांस्टेंट जो है वो 99.84 निकाल दिया, लेट से 512 के लिए 99.84 आ रहा है, तो बाकी दो के लिए भी आंसर 100 के क्या आना चाहिए, करीब। तो जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, उससे कांस्टेंट को डिवाइड करना। समझ में मैंने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल आपने पहली रीडिंग निकाली 512 फ्रीक्वेंसी है, लेंथ आपने ली है 0.2, तो 512 इंटू 0.2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 99.84, 100 के करीब। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी होगी 480 तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल एफ इंटू एल। आप कांस्टेंट को 480 से डिवाइड करें, यानी आप 100 को जो है वो 480 से डिवाइड कर देना, क्या आंसर 480 से डिवाइड कर। वैसे दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है? फिक्स वैल्यू। अच्छा, मैंने उल्टा डिवाइड करवा दिया। आप जो है वो 480 को 100 से 4.8, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लेंथ जो है वो कितनी आनी चाहिए। L2 नहीं L2 नहीं, दोनों दूसरे वाले दूसरे के लिए जो लेंथ है, दूसरे के लिए जो मतलब लेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ, ये लेंथ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज अ कांस्टेंट। अब वो जो कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना आपके पास, तो अब आपने जो भी पहली रीडिंग लिख दी वो रेफरेंस बन गई है। मेरा कांस्टेंट इसके आसपास आना चाहिए, कांस्टेंट मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, मैं डिवाइड कर दूं मुझे पता चल जाएगा कि लेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब ये L1 है या फिर L2 है, ये L2 है, क्योंकि पहले जो tuning डिवाइड fork कराने के बाद आएगी। हाँ, जो पहले ट्यूनिंग फोर्क के लिए थी वो L1 थी, जो दूसरे के लिए होगी वो L2 होगी, जो तीसरे के लिए होगी वो L3 होगी। तो L1 कैसे पता रहेगी फिर? बस L1 आपने निकालनी है, अच्छा, L1 आपने निकालनी है, सिर्फ सारी मेहनत आपने किसके लिए करनी है, L1 के लिए। जब एक दफा आपने L1 निकाल लिया, यानी राइडर एक दफा गिर गया, इसके बाद आपको बाकी दूसरे की नीड नहीं है। और जहां तक सवाल है लॉ ऑफ टेंशन का, वहां पर हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट। ठीक है,
तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप इन वेट्स को चेंज कर रहे होंगे। अब जरूरी बात सुन, चल भाई मेथड बता दिए। अब